शक्तिपीठ मां हरसिद्ध माता का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है देवास, चौथा ऑप्शन है रतलाम। ठीक है, गुड इवनिंग हिमांशु, नीतू, सभी का स्वागत है क्लास में। तो फटाफट बताएं जल्दी से, माता हरसिद्ध माता का जो मंदिर है, शक्तिपीठ है, ये एमपी के किस जिले में स्थित है। थैंक यू अमित। तो ये जो आता है, मैं आपको बता दूं कहाँ पे आता है, ये तो ध्यान रखिएगा। ये आता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, और ये मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, है ना। अगर आपको याद होगा, जब मैं उज्जैन के बारे में बताता हूँ तो माता हरसिद्ध माता मंदिर के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आज इसमें हम लोग एक स्पेशल चर्चा भी करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसके बारे में। तो थोड़ी सी जानकारी पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्लाइड में ही लिखा हुआ है, फिर इसके आगे के हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। तो बिल्कुल सही है आप लोग का ए ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्ध माता का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोस्थली है। ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य जो अब गुप्तकालीन शासक थे, उनकी तपोस्थली मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जो विक्रमादित्य यहाँ पे अपना सिर चढ़ाते थे, यहाँ पे तो टोटल 12 बार इन्होंने अपना सिर चढ़ाया हुआ था। 11 बार जो सिर चढ़ाए थे तो वापस से इनका सिर आ जाता था, माता जी इनके सिर लौटा देती थी, ऐसी मान्यता है। कोई इसकी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन 12वीं बार जब उन्होंने सिर चढ़ाया था तो ये फिर उनका सिर वापस नहीं आया था, और वहीं पे माना जाता है कि इनका शासन समाप्त हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि जब सती हो गई थी इसमें, ठीक है, तो माता सती जो है अपना सती हो गई थी अग्नि में, अग्निकुंड में ये स्नान की थी। तो उस समय पे क्या होता है, इनके कुछ भाग जो हाथ की कोहनी होती है, तो हाथ की कोहनी वाला जो हिस्सा है ये इस मंदिर में आके गिरा हुआ था। तो इसलिए भी ये जाना जाता है, इसलिए हरसिद्ध मंदिर भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, आपका शक्तिपीठ है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड, यह क्या है, यह परमार कालीन राजाओं की, ठीक है, परमार कालीन राजाओं का इसको क्या था, संरक्षण प्राप्त था। परमार कालीन राजाओं क्या था, संरक्षण प्राप्त था। और कुछ बुंदेलखंड के शासक भी इस पे शासन किए थे, इसको संरक्षण प्रदान किए हुए थे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है उज्जैन के बारे में और इस मंदिर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताया था उज्जैन में और कौन से पवित्र स्थल हैं। तो उज्जैन में और ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया था। मंजू गुड इवनिंग, अच्छा लाइव क्लास शेयर एंड स्टेटस लगा दिए, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। इसके अलावा उज्जैन में आपको सबको पता है महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक, महाकालेश्वर मंदिर के अलावा कालिया देव पैलेस जो आता है, ये कहाँ पे आता है, उज्जैन में ही आता है। जंतर मंतर जो आता है ये भी उज्जैन में आता है आपका। राम घाट जो आएगा ये भी आपका कहाँ पे आता है, उज्जैन में। त्रिवेणी घाट कहाँ पे आता है, त्रिवेणी घाट भी आ जाएगा आपका उज्जैन में ही आ जाता है इसमें आपका। ठीक है, ये कुछ है आपको जो आपके कहाँ पे ध्यान रखना है, आपको उज्जैन में ध्यान रखना है। गोपाल मंदिर यहीं पे है, मंगलनाथ मंदिर यहीं पे आता है, नवग्रह मंदिर यहीं पे आता है। ये सभी फैक्ट आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। चलिए, बहुत अच्छी संख्या है क्लास की, मैं ऐसे उम्मीद भी कर रहा था, और संख्या भी काफी अच्छी है, 40 प्लस की संख्या हो गई यहाँ पे। लेकिन मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ 70 प्लस संख्या की, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मैं रखाया हूँ, तो आप लोग देखेंगे, लास्ट तक रहेंगे क्लास में तो आपको पता चल जाएगा आज का लेवल कितना अच्छा है क्लास का। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग 90% लोग इसको नहीं जानते होंगे, या इस क्षेत्र के जो होंगे वही जानते होंगे। ये क्वेश्चन भी नया है एमपी जीके का। मस्तानी महल एमपी के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, भारत की गुफाएं भी हैं, एंड हाँ बिल्कुल सही है, भरतरी गुफा यहाँ पे है, काल भैरव मंदिर भी है, बिल्कुल सही है, मैं आपको बता चुका हूँ नवीन पहले भी ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मस्तानी महल जो आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, मस्तानी महल जो आता है, आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका, फटाफट बताएं जल्दी से। मस्तानी महल कहाँ पे आता है, तो मस्तानी महल आ जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। नया फैक्ट है, बहुत कम लोग को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, और सबने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, देखा है कि नहीं देखा है। बाजीराव मस्तानी अगर देखा होगा तो इसमें जो अभिनय किए थे रणवीर सिंह ने किया था, और दीपिका पादुकोण इसमें हीरोइन थी। तो ये बाजीराव मस्तानी के बारे में सब लोग कहानी जानते हैं। उसमें आपको ये कहानी भी पता होगा कि बाजीराव के जो दो पुत्र थे, ठीक है, एक का नाम क्या था इसमें, ठीक है, नाना साहब था। ठीक है, एक का नाम क्या था, नाना साहब था, एक का रघुनाथ राव था। तो नाना साहब ने, ऐसा माना जाता है कि नाना साहब ने ही मस्तानी की हत्या करवा दी थी। लेकिन दो पत्नी भी थी बाजीराव की, है ना, बाजीराव की दो पत्नी थी, एक का नाम क्या था काशीबाई, और दूसरे का नाम क्या था मस्तानी। मस्तानी को जो ये लाए हुए थे, कहाँ से लाए थे, जो
छत्रसाल शासक थे, कहाँ के शासक थे, बुंदेलखंड के शासक थे। तो यहाँ पे एक जो थे इसमें आपका एक शासक था, उसके लड़ाई यहाँ पे होने वाली थी, तो छत्रसाल ने क्या किया था, इनसे मदद मांगा हुआ था। तो बाजीराव ने इनकी मदद किया था और मदद के बदले में छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी को किसको दे दिया था, बाजीराव मस्तानी को दिया था। लेकिन ये भी कथा प्रचलित है कि मस्तानी क्या थी, एक नर्तकी थी और नर्तकी को यहाँ पे छत्रसाल ने क्या किया था, बाजीराव मस्तानी को दे दिया था। फिलहाल हमको इस कहानी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमारे काम की जो चीजें हैं, मस्तानी महल कहाँ पे आता है, छतरपुर में। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका महल है इसे आईना महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आईना महल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस महल में 1000 से ऊपर आईना है ना, 1000 आईना से भी ऊपर है इसमें आपका, इसलिए को आईना महल कहते हैं। लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है ना, इसको क्या है, जला दिया गया था इस महल को, है ना, क्योंकि मस्तानी की याद में था। ठीक है, छतरपुर राज्य की सीमा किस प्रदेश से लगती है, ये क्वेश्चन आती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपका पता होना चाहिए आपका, किस राज्य से सीमा लगती है, यूपी से लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे मस्तानी महल को क्या कहते हैं, आईना महल भी कहते हैं। इसमें 1000 से ऊपर आईना था और यहीं पे नहाने के लिए यहाँ पे कुंड का भी निर्माण करवाया था बाजीराव बाजीराव ने क्या किया था, नहाने के लिए कुंड का भी निर्माण करवाया था इसी महल में। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मस्तानी महल से रिलेटेड। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि संख्या अच्छी होनी चाहिए आज क्लास की, कम से कम यहाँ पे 60 प्लस तो संख्या करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आ रही है, चाहते हैं मॉक टेस्ट डेली, तो आप लोग इसको शेयर करें क्लास को, है ना। अब छतरपुर में और कौन कौन से इसमें पर्यटन स्थल हैं, तो ध्यान रखिएगा, छतरपुर में और जो पर्यटन स्थल हैं, नंदी मंदिर यहाँ पे आता है। ठीक है, नंदी मंदिर यहाँ पे आएगा, खजुराहो मंदिर जो आता है सबको पता है, खजुराहो मंदिर यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, केन अभ्यारण्य जो आता है यहीं पे आएगा आपका, केन अभ्यारण्य जो आएगा यहीं पे आएगा। फिर बामन मंदिर जो है आपका, बावन अवतार मंदिर, ये भी जो आएगा आपका कहाँ पे आता है, छतरपुर में आता है। ठीक है, पार्वती मंदिर, ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर जो आता है, जो एकमात्र सूर्य मंदिर है, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका छतरपुर में आता है। ठीक है, धुवेला संग्रहालय कहाँ पे आता है, ये भी छतरपुर में आता है। ठीक है, और छत्रसाल की समाधि पूछा जाए तो छत्रसाल की समाधि भी कहाँ पे है आपके, ये भी छतरपुर में आएगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। और एक लास्ट देख लेते हैं, लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ पे आता है, तो लक्ष्मण मंदिर भी आ जाएगा आपका छतरपुर में। कहाँ पे आएगा, छतरपुर में आएगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। चले, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो 2-3 क्वेश्चन अब मैं पहले रखा हूँ एमपी के, फिर हम लोग जीके के भी क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। लेकिन संख्या मुझे जितनी उम्मीद थी उतनी संख्या है नहीं यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि आप लोग कम से कम मॉक टेस्ट तो पसंद करोगे क्लास को, लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे है। सभी लोग क्लास को शेयर करें एक बार, जिससे संख्या मुझे थोड़ा सा समझ में आए। ये देखिए मस्तानी महल ये है, और राजा रानी के बारे में तो सब कोई जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताएं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन है, लौह युगीन है, या पाषाण युगीन है। तो फटाफट बताएं जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें, जो लोग स्टेटस नहीं लगाए हैं स्टेटस लगा लीजिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संख्या ये अच्छी होनी चाहिए आज की, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आज की संख्या अच्छी रहेगी, तो सभी लोग यहाँ पे शेयर कर दें। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो सबको पता है ये कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो तांबा और टिन से क्या बनता है, पहली बात ध्यान रखना, तांबा और टिन से क्या बनता है, कांसा बनता है। और एक कांस्य युगीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और उस समय पे जो इसके किसके अंतर्गत ये खुदाई हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आया था अभी वर्ग 1 के एग्जाम में आया था हिस्ट्री में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे।
ठीक है। और इतिहास से क्वेश्चन आबकारी एग्जाम में भी बहुत पूछे गए हैं और इस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो एक तो आपको यहाँ पे इनसे पढ़ना है, दूसरा आपको हम कराएंगे क्वेश्चन आपको शिवाजी के बारे में, क्योंकि शिवाजी के बारे में देख रहा हूँ आबकारी में भी पूछा गया है, वर्ग 1 के भी एग्जाम में पूछा गया है और इस एग्जाम में भी आने की संभावना है शिवाजी से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी इसका सही आंसर होगा आपका। कोई बात नहीं नीतू, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। 1 अक्टूबर 2022 को लगातार छठवीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में एमपी के किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो सबको पता है इस बार का जो पुरस्कार मिला है, किसको मिला है पुरस्कार? इस बार का मिला है पुरस्कार इंदौर को मिला है। किसको मिला है? इंदौर को मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा। ये छठवीं बार लगातार मिला है और एमपी को जो है इस बार क्या मिला है? सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला हुआ है। सबसे क्लीन स्टेट जो है पूरे भारत में इस बार जो दर्जा मिला है, किसको मिला है? ये एमपी को ही मिला है। ज्योत्सना गुड इवनिंग, निकिता गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, करंट एमपी करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है आपका, अब ये इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये सिंपल नहीं है जो आपको दिख रहा है, सिंपल नहीं है, क्वेश्चन टफ है ये वाला। संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या मोहम्मद सादुल्ला? तो बताएं जल्दी से, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन है आपका। यहाँ पे बहुत सारे लोग सही भी कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अगर ऑप्शन में होते तो वो गलत हो जाते और आप लोग कंफ्यूजन वही होता। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जो है आपका, हरेंद्र द्विवेदी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी हो गए इसमें आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होंगे। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो के.एम. मुंशी नहीं आएगा, एच.सी. मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आपका और ये लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, है ना। TQM का अर्थ क्या होता है? ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और आया हुआ है आपका लेबर इंस्पेक्टर 2017 में। तो TQM का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताएं जल्दी से। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कोसेंट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मार्केटिंग या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? प्रिया पांडे गुड इवनिंग, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? TQM का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोग का। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। और ये जो विचारधारा है किसकी है? तो ये विचारधारा जो है जापानी विचारधारा है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या कहते हैं? ये जापानी विचारधारा है और ये लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र यादव जी गुड इवनिंग नरेंद्र, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे क्लास को सभी लोग जो शेयर नहीं किए हैं, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। अगर आप लोग ये सीरीज चाहते हो, है ना, अगर आप लोग चाहते हो ये सीरीज चले डेली, तो 50 प्लस संख्या कम से कम मुझे चाहिए। और अगर आप लोग फिर एमपी के ही बस पढ़ना है और कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तो वो बता दो, फिर मैं वही कराऊं। क्योंकि एमपी में ये बताइए जो 60 प्लस संख्या एमपी में रहती है और यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ 43 संख्या है, तो मैं क्या समझू? एमपी पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट करा दे रहा हूँ, एमपी एमपी करंट अफेयर और एमपी पटवारी के सभी सब्जेक्ट करा दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो सभी लोग स्टेटस पहले लगा लीजिए, सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए, तो संख्या एटलीस्ट 50 प्लस रहे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगे क्लास में, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से प्रबंधन के तत्वों में से एक कौन सा है? नियोजन, केंद्रित, कौन सा नहीं है ये बताना है। मैनेजमेंट में कौन सा नहीं आता इसमें आपको बताना है। केंद्रीकरण, नियोजन, संगठन प्रक्रिया या आदेश, है ना। तो कौन सा है जो नियोजन या प्रबंधन के तत्व नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ
प्रबंधन के तत्वों में से कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा इसमें नहीं आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कर दें। शेयर एक बार स्टेटस बस में लगा लीजिए, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी संख्या ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, 42 है, लेकिन 50 प्लस रहेगी तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रबंधन के तत्व में केंद्रीकरण नहीं आएगा कहीं पे भी, तो केंद्रीकरण की बात नहीं कही गई है, सेंट्रलाइजेशन इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे इसमें चीजें आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका केंद्रीकरण जो हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक से अधिक, अब ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए आपका, है ना, हिंदी में इसी तरह बताए ना, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखा हूं और बेहतरीन क्वेश्चन रखा हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के, थैंक यू संगीता, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्ण जो पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, व्यंजन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दमदार क्वेश्चन लग रहे हैं आप लोगों को, नहीं लग रहे हैं, लेवल ठीक है। अब आज पहली क्लास है, इसलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, कल से लेवल और बढ़ेगा। ये आज पहला था, स्टेटस लगा दिया आरती ने, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है, कौन से समास में होगी, द्वंद्व समास में, बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में या तत्पुरुष समास में। तो उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इस पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पद। हाँ क्लास को सभी लोग लाइक कर दें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पद की जो प्रधानता होती है ये तत्पुरुष समास में होती है, और ये कारक की भी प्रधानता होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कारक से ही तत्पुरुष समास की पहचान की जाती है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ 47 की संख्या चल रही है लाइव, अभी 3 और कम है, 3 और अधिक चाहिए, 50 प्लस कर दो आप लोग, फिर आपको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 50 प्लस के बाद अपने आप संख्या आने लग जाएगी क्लास की, है ना। तो 4 और बढ़ाइए आप लोग स्टेटस मिला के, फिर संख्या अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। थैंक यू प्रिया पांडे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है श्रुति, यहाँ पे बताया जल्दी से कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, 30, 20 या 35। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आप लोग को, एक सेकंड सॉरी, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो ये मेरा नंबर है 9630828149। तो यहाँ पे गर्ल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, बॉयज का अलग ग्रुप बना है, सेपरेट है, सिक्योर है, क्योंकि पीडीएफ जो मिल जाएगा आपको, अभी जो मिल रहा है पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है, डेली क्लास की मिल जा रही है पीडीएफ आप लोग को। ठीक है, तो गुड इवनिंग अभिषेक से, अब बिल्कुल क्लास की संख्या बढ़ी है, अब संख्या बढ़ रही है क्लास की, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। चौपाई के, ये क्वेश्चन है आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं,
चलिए इसे बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सबको पता है 16 मात्राएं होती हैं। और कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, थैंक यू दीप्ति। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब संख्या जाके बढ़ी है क्लास की, 52 संख्या हो गई है। अब मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, अब धीरे धीरे संख्या अपने आप बढ़ जाएगी क्लास की। वेरी गुड, धन्यवाद सभी को। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए लेवल वाले क्वेश्चन सभी यहाँ पे रखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका कौन सा है, हाँ प्रबंधन का क्वेश्चन है, ये वाला मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। रचनात्मक क्रिएटिविटी जो लाता है, कौन लाता है यहाँ पे, मानव संसाधन, भूमि, मशीन या पूंजी। तो कौन सा है जो उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है, ये बताना है। थैंक यू सो मच श्रुति। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ये प्रबंधन का क्वेश्चन है आपका इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन में रचनात्मक कारक जो बनता है कौन सा है। तो क्रिएटिविटी जो लाएगा कौन लाएगा, मानव लाएगा इसमें। अब भूमि में तो कोई परिवर्तन आप कर नहीं पाओगे, मशीन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पूंजी अपने आप में तो वो नहीं बदलेगी इसमें। इन सब में जो भूमिका निभाता है कौन निभाएगा, मानव संसाधन निभाएगा यानी ह्यूमन रिसोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है दीपक पाटीदार जी, स्वागत है आपका क्लास में। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर ए होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेली क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट का जो रहेगा 10:30 बजे रहेगा। और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन चलेंगे आपके डेली, हर सब्जेक्ट के कराऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका हिंदी के क्वेश्चन है। छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। छंद के कितने प्रकार होते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5। कितने प्रकार होते हैं छंद के, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे छंद के जो प्रकार होते हैं, आप लोग जो आंसर कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, बी इसका आंसर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऋषभ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छंद के जो प्रकार होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार होते हैं। हाँ 2 प्रकार नहीं होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। हर जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, एक मात्रिक छंद लिखा जाता है और एक वार्णिक छंद लिखा जाता है। तो ये सबको पता है। और जो लूसेंट की किताब आप पढ़ोगे या बाकी ग्रामर की किताब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। एक और रहता है इसमें आपका प्रकार, शायद ये संख्यात्मक है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 प्रकार है। मैं छंद जब पढ़ाया तो आपको बताया भी था इस बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेट में भी आप देखोगे तो हर जगह पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो है 3 प्रकार हैं छंद के। कितने प्रकार हैं, 3 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 3 ही प्रकार होते हैं छंद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। ठीक है, नहीं रोला छंद तो उसके प्रकार आ जाएंगे, वो अलग है आपका। तो ये भी आपका प्रबंधन का क्वेश्चन है आपका। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। कुल मिला के भविष्य का जो आपका जो घटना होने वाली है, जो आपका योजनाएं होने वाली है, उसको संख्यात्मक रूप दे देना, वह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बजट। क्या कहलाएगा आपका, बजट कहलाएगा। और बजट से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ध्यान रखिएगा। पहले ही शिफ्ट से मैं बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन मुझे लगता है बजट के आएंगे एग्जाम में। तो बजट वाला टॉपिक आप लोग मैं पढ़ाऊंगा भी, और आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बजट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ सममात्रिक तो वो अलग है, आपको वो अलग आ जाएगा। ये साइंस के क्वेश्चन है, तो कुछ साइंस के क्वेश्चन भी मैं रखा हुआ हूँ इसमें, जिससे आप लोग हर एक सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिस होती चले, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, बताएं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, बताएं जल्दी से। दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, बताएं। क्लास अगर पसंद आ रही है आप लोगों को तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा।
है ना। अगर शेयर नहीं किए हैं तो चाहे तो शेयर कर सकते हैं, बाकी कंपलसरी नहीं है, आपकी जैसी इच्छा रहे। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष सबको पता है किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। थैंक यू, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष जो होता है आपका दूरी होता है। और सब दूरी की जो इकाई होती है क्या होती है, सर्वाधिक दूरी की पार्शिक। पार्शिक जो है सर्वाधिक दूरी की इकाई होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर की वीडियो कब आएगी? अच्छा, एमपी करंट अफेयर की बात कर रहे हो कि इंडिया करंट अफेयर की बात कर रहे हो? अगर एमपी करंट अफेयर की बात कर रहे हो, अभी 51 लाइव चल रहे हैं, 45 प्लस लोग कमेंट करते हैं एमपी करंट अफेयर का, तो मैं आपका जो करूंगा, एक दिन जो है 3 घंटे की स्पेशल एमपी करंट अफेयर क्लास रख दूंगा, जिसमें कोशिश करेंगे कि 250 से ऊपर में एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन करा दूं। अगर अभी जो है 50 लोग से ऊपर लाइव हैं, 40 प्लस लोग कमेंट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे एमपी करंट अफेयर का एक रख दूंगा। ठीक है, तो पेपर के डेट आपका 15 तारीख से स्टार्ट है। सुमेला जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नया होगा, बहुत कम लोग को पता होगा इसके बारे में, तो फटाफट बताएं जल्दी से। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, पिक्नोमीटर। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें आपका कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा या गति? तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिक्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैं बताइए जल्दी से, कितने लोग चाहते हैं, मैं देख लेता हूँ अभी कितने लोग आ रहे हैं कमेंट। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, 7 लोग चाह रहे हैं इसमें, 8 लोग। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितने लोग चाह रहे हैं क्लास को। 9 10 11, तब तक ये वाला करेक्ट आंसर इसके बताते चलिए आप लोग। 11 12 13, ठीक है, मात्र 12 लोग चाह रहे हैं 50 लोगों में से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिक्नोमीटर नामक उपकरण किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये जो है डेंसिटी, डेंसिटी जो है आपका, इसको मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गोविंद गुप्ता भी चाह रहे हैं, 4 लोग, 15 16 लोग चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 15 सॉरी 16 17 18, अच्छा लगभग हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं इसमें। चलिए, आधे लोग हैं, आधे लोग नहीं चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, काफी सारे लोग चाह रहे हैं, तो चलो उसकी क्लास हम रखेंगे। अभी आधे लोग ही हैं, 20-25 लोग ही हैं, और देखते हैं संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है इसमें। कोशिकी श्वसन क्रिया होती है, ये आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो कोशिकी श्वसन जो है आपका क्रिया कहाँ होती है बताएं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में? तो कोशिकी श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है बताएं जल्दी से। अच्छा, महिमा और नवीन भी चाह रहे हैं, तो फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? काफी सारे लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी पीपीटी बनी हुई है, मटेरियल काफी सारा मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए पढ़ने वाले लोग। पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पीपीटी में रेडी करवाया हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोशिकीय श्वसन जो है क्रिया होती है कहाँ पे होती है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिकीय श्वसन का स्थल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे कोई अंग खराब हो जाते हैं, तो वो भी क्लोन में भी जो किया जाता है उपयोग, वो भी किसमें किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही किया जाता है। अंतः सहजीविता के सिद्धांत पे आधारित है ये, अंतः सहजीविता के सिद्धांत पे भी आधारित है। ये भी माना जाता है कि जीवाणुओं की जो पहली उत्पत्ति हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के गुण से ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, गोविंद गुप्ता बोल रहे हैं क्वेश्चन बेस्ट है, थैंक यू सो मच गोविंद जी। ठीक है, इसी तरह आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं डेली लेके आऊंगा चुनिंदा क्वेश्चन। ठीक है, गुड इवनिंग ब्रिजेश नामदेव जी। चलिए, मतलब ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है, मॉक टेस्ट वाली, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? ठीक है, ठीक है, चला दूंगा मैं। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, किसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें होता है एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से। अब हिंदी इंग्लिश का रोना मत रोना, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी इंग्लिश ही है, एंटीजन इंग्लिश ही है,
तो वही चीज रहेगी इसमें। तो ध्यान रखिएगा एंटीजन जो दोनों रहेंगे, क्योंकि ए बी में एंटीजन दोनों रहते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं पाई जाती। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है ओ वाले रक्त समूह में, ओ वाले में क्या है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब फिलहाल ये पूछा गया है आपका किसमें, ईबी का पूछा गया, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि दोनों एंटीजन इसमें उपस्थित होते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्वग्राही, जो सभी से रक्त ले सकता है, और ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता, जो सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन एमपी के किस जिले से थे बताएं। तो तानसेन जो थे एमपी के किस जिले से बताएं, इसमें सागर से, रीवा से, ग्वालियर से या भोपाल से। तानसेन जो है एमपी के किस जिले से हैं, फटाफट बताएं। अर्चना पोसवाल जी, स्वागत है आपका क्लास में, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन एमपी के किस जिले से थे, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा तानसेन सबको पता है, हाँ बिल्कुल सही है, यही उसका सही आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर से थे। तानसेन कहाँ से थे, ग्वालियर से थे, अकबर के 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। और दीपक राग का जो बनाया था, इन्होंने बनाया था, और इसी राग को गाते गाते ये इनका क्या हुआ था, मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तवा नदी का उद्गम एमपी के किस जिले से है बताएं। तवा नदी का उद्गम एमपी के किस जिले से होता है बताएं फटाफट। बैतूल से, होशंगाबाद से, दतिया से या अमरकंटक से। तो फटाफट बताएं जल्दी से। तवा नदी का उद्गम, हेमंत यादव जी स्वागत है आपका क्लास में। तो तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सबको पता है तवा नदी का जो उद्गम होता है ये होशंगाबाद से होता है। और होशंगाबाद में भी कहाँ होता है, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी में, ठीक है, या महादेव पर्वत में कालीभीर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। राधे कृष्णा, हेमंत यादव जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। और ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नर्मदा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, एक करंट का क्वेश्चन है, बांद्रा भान अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बांद्रा भान जो आता है होशंगाबाद में, ये भी किस नदी के तट पे आता है, तो ये तवा नदी के तट पे आता है। ये तवा और नर्मदा के संगम पे स्थित है बांद्रा भान, होशंगाबाद में। ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में इसमें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब संख्या यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, 58 की संख्या यहाँ पे हो गई है, और ये मुझे अच्छा उम्मीद लग रहा था कि आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी कल और भी बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, डेली हम लोग रखेंगे हर सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये अब कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। हिंदी के भी सारे करा चुके हैं, अब यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे बताएं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है बताएं, वान न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, फटाफट बताएं जल्दी से। थैंक यू सो मच नवीन भार्गव जी, क्योंकि पीपीटी बनाने में क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू भी आप लोग समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ मैथ के क्वेश्चन के लिए, मैथ का क्वेश्चन अलग से हमारा चलता है श्रुति, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट मैथ बाय सचिन सर। हर एक चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया गया है, आदर्श आइए इसी चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं वहां से। थैंक यू अमित। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो सबको पता है, थैंक यू एस पाटिल जी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है, कंप्यूटर का पिता माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। हाँ 65 लाइव है, बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पे, बहुत अच्छा आप लोग को पसंद भी आ रहा है, उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। और ये अगर पूछ लिया जाए प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो या तो इनिएक का ऑप्शन आ जाए तो ये आप कर सकते हो, ये ऑप्शन में नहीं आता है तो प्रोटोटाइप, दो में से अगर जो ऑप्शन आ जाए, अगर आपसे प्रथम कंप्यूटर पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा, ये तो प्रोटोटाइप आएगा ऑप्शन में, या फिर इनिएक आएगा, दो में से एक कर देना आप लोग इसमें, ठीक है। दो में से एक ही ऑप्शन आएगा इसमें। रीजनिंग नहीं करा पाता हूं मैं अभी, थैंक यू अमित जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये देखो आ गया क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, मैं बोल ही रहा था और क्वेश्चन भी आ गया इसमें आपका। हाँ मैथ की क्लास डेली शाम को 6 बजे लगती है नवीन जी,
6 PM पे लाइव क्लास होती है मैथ की, मैं ग्रुप में डाल भी देता हूँ। हालांकि मैथ में आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, फिर भी कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। हर एक चीज अवेलेबल है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रुति मिश्रा जी। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था बताएं? एट्रिस, एनिएक, टेंडी या नोवेलिया? तो बताएं जल्दी से, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। वेरी गुड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में देख नहीं पाया था, ये वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले आंसर बता दिया। एनिएक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एनिएक हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। दूसरे ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो भी कौन से आ जाएंगे? चार्ल्स बेबेज आएंगे। वो हम सब पढ़ चुके हैं हम लोग इसमें। कंप्यूटर जब पढ़ाया था मैंने आप लोग को, ये सारी चीजें आपको बताया था इसमें अच्छे तरीके से, जो मेरी क्लास लिए होंगे तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सीरीज आप लोग सब लोग चाह रहे हो ना, मॉक टेस्ट वाली सीरीज, इस तरह से बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे क्लास में देख रहा हूं मैं। तो ये कल से कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको, सभी लोग चाह रहे हैं ना? 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट की सीरीज रखेंगे सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। इसमें अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है बताएं? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? फटाफट बताएं जल्दी से। इसमें गणना करने वाला यंत्र, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक? तो कंप्यूटर को हिंदी नाम क्या है इसका बताएं फटाफट जल्दी से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं। हाँ, तो सभी लोग क्लास को चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं संगणक। हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आप लोग निश्चिंत रहो, माइक्रो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, सर्च इंजन, ब्राउजर, वायरस, इन सब के क्वेश्चन में मॉडल टेस्ट पेपर में रखूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आज आज जो रहेगा लगभग 50 क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, और कल से ये क्वेश्चन 100 प्लस रहेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा, इसी तरह का रहेगा, तो 100 प्लस क्वेश्चन एक दिन में मैं करा दूंगा इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी होती चलेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही इसका फुल फॉर्म होता है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, बहुत शानदार इसमें। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या कहलाएगा? इनपुट। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोसेसिंग। और तीसरा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आता है आपका, प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत क्या है आपका? एएलयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो आता है, इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा। और मेमोरी जो है आपका स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, दिन में कंप्यूटर के क्वेश्चन करा दें। कंप्यूटर क्वेश्चन में आप लोग आते नहीं हो, बोल देते हो आने के लिए, आते नहीं हो क्लास में। तो इस वजह से मैं रखा था, एक बार मैं कंप्लीट करा दिया था, मैं दूसरा रिवीजन कराना चाह रहा था कंप्यूटर का, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे थे क्लास में। ठीक है, चलिए, तो टेंशन मत लो, मैं यहीं पे सारी चीजें करा दूंगा। इसी में क्वेश्चन बहुत सारे रख दूंगा मैं कंप्यूटर के भी। हाँ हाँ, मॉक टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट चाहते हैं, ये मैं देख रहा हूँ इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरछा। अगला ये एमपीजी के क्वेश्चन है। ओरछा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पन्ना में, टीकमगढ़ में, जबलपुर में, या मुरैना में? तो बताएं जल्दी से, ओरछा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? मॉक टेस्ट में मैथ रीजनिंग नहीं आएगी श्रुति, मैथ रीजनिंग मेरे से खुद नहीं आता है, तो मैं कहाँ से कराऊंगा बताओ।
मुझे पढ़ाना भी तो पड़ेगा। मैथ के लिए सचिन सर पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैथ आपका अलग से आएगा। इसमें केवल जीके वाला पोर्शन रहेगा, है ना, जीके के सारे सब, मैथ रीजनिंग के छोड़ के सारे सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। ठीक है, कल से इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें मैं डालूंगा, टेंशन मत लो। इंग्लिश के भी एमसीक्यू इसमें रहेगा कल से, है ना। आज इंग्लिश इसमें नहीं है, लेकिन कल से इंग्लिश का भी रखेंगे इसमें। तो मैथ रीजनिंग को छोड़ के सारे सब्जेक्ट इसमें रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आता है, तो सबको पता है ओरछा कहाँ पे आता है। ओरछा जो आता है आपका निवाड़ी में और टीकमगढ़ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एक अभ्यारण्य था जिसका नाम क्या था, दुर्गावती। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया गया है। ये मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा आपको ध्यान होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा की गई है, अभी ये बना नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर बन सकता है आपका। तो रानी दुर्गावती नया प्रोजेक्ट टाइगर है, रिजर्व है। ये आपका कहाँ पे आता है, दमोह जिले में आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, इंग्लिश भी कल से रखेंगे हम लोग, इंग्लिश क्वेश्चन भी कल से मिल जाएंगे आपको इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इसमें। कोनोपालपुर अभी हाल ही में बना राष्ट्रीय उद्यान है, आपको सबको पता है, 2018 में बना है ये। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, हाँ, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन। आप लेट आई हैं श्रुति, लेट आ चुकी हैं आप, पहले आप आई होती तो आपको पता चलता। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैंने रखे हुए थे इसमें, आज की क्लास में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, इंग्लिश को छोड़ के। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग। और कल से हम लोग 100+ क्वेश्चन डेली करेंगे इसमें, है ना। 10:30 बजे का टाइम है, सबको ध्यान रखना है। 10:30 बजे सबको टाइम से आ जाना है, क्योंकि लेट आओगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो 10:30 बजे टाइम से डेली आपको रात में आ जाना है कल से। गुड इवनिंग। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है, तो सिंपल है, कहां से होता है, मध्य प्रदेश में महू से होता है ना। महू की जाना पाव पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। 965 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और यूपी के इटावा में कौन सी नदी से जाके मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है, जिसमें आपका गांधी सागर बांध जो आता है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों जो आते हैं कहाँ पे आते हैं, चंबल नदी पे। दो आपका राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान की सीमा पे है, और गांधी सागर कहाँ पे आता है, मंदसौर में आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारे लोग को क्लास पसंद भी आई है ना। तो इसी तरीके से डेली क्लास चलेगी, कल से और भी लंबी क्लास हम रखेंगे इसमें, जिसमें 100+ क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो डेली आप लोग क्लास में आए। हाँ, कंप्यूटर के रख चुके हैं गोविंद जी, आप लेट आए हैं, जो लोग लेट आए हैं ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन में रखा हुआ था इसमें, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे इसमें। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शामिल हो सकते हैं। बॉयज के ग्रुप अलग है, गर्ल्स के ग्रुप अलग है। और इसमें क्या रहेगा, आपको पीडीएफ जो मिलेगी यहीं पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो कल से टाइम से सभी लोग आइए, हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत लो, बस आपको टाइम से आना है क्लास में, है ना। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग क्लास पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 4 गलत गए हैं, वेरी गुड जय, और अच्छे से पढ़िए, इसमें 4 भी गलत ना हो। ठीक है, और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आए डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे फीडबैक आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। पॉलिटी क्वेश्चन है, यस, आप पूरा शुरुआत से देखिए, पॉलिटी क्वेश्चन भी रखा हूं मैं, सारे क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत लो।